सेथ रॉलिंस के जाने के बाद रे मिस्टीरियो की स्टोरी लाइन का क्या होने वाला है स्मैकडाउन पर, सर्वाइवर सीरीज का क्या हमें एक बहुत बड़ा स्पॉइलर पता लग चुका है, वेडनेसडे नाइट वॉर्स की रेटिंग, डैनियल ब्रायन की नई लुक और किस तरीके से अंडरटेकर के थ्रू WWE कमा रही है फिर से बहुत सारा पैसा, ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। वेलकम बैक टू दिस न्यूज़ वीडियो। और आज मेरे पास आप लोगों के लिए 10 स्टोरीज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे हम टाइम नहीं वेस्ट करते ज़्यादा, सीधा हम स्टोरीज में घुसते हैं। और पहली आज हमारी होने वाली है रिगार्डिंग द वेडनेसडे नाइट वॉर्स रेटिंग। NXT की कल की हम रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो शो काफ़ी अच्छा था, उसका रिव्यू आपने चेकआउट नहीं करा तो चैनल पर है, डेफिनेटली उसको आप जाके देख सकते हैं। लेकिन व्यूअरशिप रही गाइज 6,38,000 व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में केवल 1% ज़्यादा थी। और अगर मैं 18 से 49 डेमोग्राफिक की बात करूं तो वहां पे रेटिंग आई 0.14 यानी कि 1,40,000 व्यूअर्स। और ओवरऑल टॉप 150 में शो की रैंकिंग थी 56। अगर हम ऑल एलीट रेसलिंग की बात करें तो काफ़ी कमाल का उनका रेटिंग जंप हुआ है, यहाँ पे 11% बढ़ चुकी है और 8,50,000 व्यूअर्स जो थी वो उनकी एवरेज व्यूअरशिप रही। और 1849 डेमोग्राफिक में 0.37 यानी कि 3,70,000 व्यूअर्स थे और ओवरऑल 150 में से आया नंबर 7 के ऊपर। और ये काफ़ी कमाल का स्टैट मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस कि इस हफ्ते 18 to 34 डेमोग्राफिक में, नॉट 18 to 49, 18 to 34 वाला जो डेमोग्राफिक है उसमें मंडे नाइट रॉ को भी AEW ने इस हफ्ते हरा दिया है, जो कि उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है। जबकि ओवरऑल व्यूअरशिप हम जानते हैं कि काफ़ी कम है, लेकिन दिस इज अ स्टैट वर्थ नोटिंग। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो कल जॉन मॉक्सली ने काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट करी थी, जो कि टोनी खान के हिसाब से तो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी अभी तक डायनामाइट के शो की हिस्ट्री में। और उन्होंने बताया था कि उनकी वाइफ रेने यंग अब प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और इस खुशी में रेने यंग ने इंस्टाग्राम पे अपनी एक फोटो पोस्ट करी जॉन मॉक्सली के साथ। तो डेफिनेटली दिखाती है कि वो इस न्यूज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और इसके पीछे एक फनी स्टोरी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि रेने यंग एक्चुअली में मैसेज करना चाह रही थी जॉन मॉक्सली को, अपने हस्बैंड को, अपने प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में, लेकिन उन्होंने गलती से बेली को ये टेक्स्ट भेज दिया। तो मॉक्सली से भी पहले बेली को इस बारे में पता लगा था और बेली ने इसको मेंशन करा ट्विटर के ऊपर कि मुझे सबसे पहले पता लगा। और डेफिनेटली रेने यंग और जो बेली है इसके बारे में काफ़ी हंस रहे थे, तो ये काफ़ी फनी चीज़ थी। अगली स्टोरी के बारे में हम बात करते हैं गाइस। तो डैनियल ब्रायन की एक नई लुक रिवील करी गई है ऑन द रीसेंट एपिसोड ऑफ टोटल बेलास। और जैसा कि आप अभी फोटोज के अंदर देख सकते हैं, काफी नया अच्छा सा उनका हेयर स्टाइल है। और अब क्या पता कि जब अगली बार स्मैकडाउन पे डैनियल ब्रायन आएंगे तो इनकी यही लुक हमें देखने को मिलेगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको ये लुक उनकी पसंद आई है या फिर पुरानी लुक में उनको वापस आना चाहिए। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये काफी कमाल की बात है, क्योंकि गाइस अंडरटेकर एक रीसेंट इंटरव्यू कर रहे थे स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ और वहाँ पे उनसे पूछा गया था उनकी स्ट्रीक के बारे में कि आखिर क्या उनके हिसाब से सही डिसीजन था कि ब्रॉक लेसनर ने उनकी स्ट्रीक तोड़ी। और अंडरटेकर ने इस बात का काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर दिया। उन्होंने ये बात बोली कि ब्रॉक लेसनर को स्ट्रीक की उतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी कि उस समय हमने सोची, क्योंकि ब्रॉक ऑलरेडी WWE में वापस आया था इतने सालों बाद UFC में रहने के, और ऑलरेडी उसके ऊपर काफ़ी लाइमलाइट थी, उसको इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। और वो कहते हैं अगर ब्रॉक की बजाय रोमन रेंस को हम ये अपॉर्चुनिटी देते और रोमन रेंस मेरी स्ट्रीक को तोड़ता तो शायद वो चीज़ बेटर हो सकती थी उसके करियर के लिए और वो एक बेटर चॉइस बन सकती थी। तो अंडरटेकर का कहना ये है, लेकिन अब जो चीज़ें हो चुकी है उसको हम बदल तो सकते नहीं। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं गाइस, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप सोच सकते हैं अगर रोमन रेंस ने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी होती तो फैंस का रिएक्शन कैसा होता उस समय पे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो थंडर डोम की लोकेशन भी WWE ने अब ऑफिशियली चेंज कर दी और कल ये न्यूज़ ब्रेक करी थी उन्होंने अपने ऑफिशियली प्लेटफॉर्म्स पे। और गाइस यहाँ पे हमें जानने को मिला है कि अब एम्वे सेंटर ऑरलैंडो के अंदर नहीं बल्कि ट्रॉपिकाना फील्ड टैंपा बे फ्लोरिडा के अंदर थंडर डोम होगा फ्रॉम December 11, जो कि स्मैकडाउन का एपिसोड है। तो करंट लोकेशन से 2 घंटे है दूर नई लोकेशन और WWE यहाँ पे अगले मार्च तक रह सकती है, क्योंकि उसके बाद टैंपा बे रेज यानी कि जो उनकी बेसबॉल टीम है उनको इस स्टेडियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी। और इसके अलावा भी कई सारी मूवमेंट्स चल रही हैं बिहाइंड द सीन्स WWE की गाइज, और वो रॉयल रंबल में कोशिश कर रहे हैं कि फैंस को वापस लेकर आ सके, परमानेंटली नहीं बल्कि उस एक इवेंट के लिए। और जो नॉर्मल लाइव इवेंट्स होंगे ऑडियंस के साथ WWE कोशिश कर रही है कि नाइट
आफ्टर रेसलमेनिया से जो है वो शुरू कर सके, और ये चीज़ करने के लिए वो रेसलमेनिया की डेट भी शायद 1-2 हफ्ते पोस्टपोन कर सकते हैं। ये चीज़ें ऑफिशियल नहीं है, रूमर्स है सिर्फ, तो आपको इसके बारे में भी डेफिनेटली पता होना चाहिए। लेकिन फ्रॉम दिसंबर 11 अब जो थंडरडोम की लोकेशन है वो ट्रॉपिकाना फील्ड होगी इन टैम्पा बे, फ्लोरिडा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये तो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि WWE की तरफ से अंडरटेकर का एक ऑफिशियल अकाउंट स्टार्ट हो गया है केमियो के ऊपर। और अगर आपको नहीं पता केमियो क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली सेलिब्रिटीज छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं अपने फैंस के लिए, और पर्सनली उनको वही मैसेज बोलते हैं जो कि फैंस डिमांड करते हैं, और इसके लिए वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, $1000 अंडरटेकर इसके लिए चार्ज कर रहे हैं, यानी कि WWE चार्ज कर रही है, जो कि लगभग 75,000 रुपीज़ हो जाते हैं गाइज। और केवल 30 स्लॉट्स थे इसके अंदर, और अभी जब मैंने देखा था तो 14 ही बचे हैं। तो काफ़ी लोग ऑलरेडी जो है इसके लिए पे कर रहे हैं। क्या मुझे भी इसके लिए पे करके अंडरटेकर से बुलवाना चाहिए? सब्सक्राइब टू रेसल इंडिया डेफिनेटली आप कमेंट्स में बताएं, मैं करने नहीं वाला, लेकिन क्या जा रहा है पूछने में। लेकिन गाइज मुझे स्टोरी इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि अभी रिसेंटली WWE ने सारे ट्विच अकाउंट्स जो है वो बैन कर दिए थे, जो कि इंडिविजुअली सुपरस्टार्स रन कर रहे थे। और अभी ये जो केमियो का अकाउंट है उन्होंने अपने अंडर लॉन्च करा है अंडरटेकर का, यानी कि टेकर ये खुद से नहीं कर रहे, WWE की स्ट्रैटेजी है। तो क्या ये एक साइन है WWE की तरफ से कि बाकी सारे ट्विच सुपरस्टार्स को भी जल्दी से लाइन पे आ जाना चाहिए और उनके अंडर ये एक अकाउंट खुलवाना चाहिए? देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन टेकर जो है वो डेफिनेटली WWE के लिए बहुत पैसा बनवा रहे हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो दिस इज अ स्पॉइलर अलर्ट फॉर सर्वाइवर सीरीज। अगर आप नहीं जानना चाहते आगे बढ़ जाइए वीडियो में। लेकिन गाइस ये न्यूज़ आ रही है कि जो 5th मेंबर बचा है स्मैकडाउन की टीम में वो और कोई नहीं बल्कि बिग ई होने वाले हैं। और ये चीज़ लास्ट वीक स्मैकडाउन पे ही हमें देखने को मिलने वाली थी, और बिग ई शेड्यूल्ड थे क्वालिफाई मैच जीतने के लिए, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं बचा था शो के ऊपर तो इस मैच को जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें कल वाले शो पे देखने को मिल जाएगी। और जो 5th मेंबर है यानी कि केविन ओवेंस, जे उसो, किंग कॉर्बिन और सेथ रॉलिंस के साथ वो बिग ई हो सकते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो मर्सिडीज मार्टिनेज जो है एक रेट्रीब्यूशन का पार्ट थी, लेकिन अब वो रेट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है। भला ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट लिखी और उन्होंने कहा कि जो उनके बेटे हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और उनको खुद को भी अस्थमा है, और इसकी वजह से वो कोविड-19 को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही हैं और वो अभी घर पर है। तो WWE के जो भी प्लान्स थे मर्सिडीज मार्टिनेज के रिगार्डिंग और उनका रेट्रीब्यूशन में जो रोल था वो अब शायद कैंसिल हो चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंगली कल वॉर गेम्स के अनाउंसमेंट के बाद मार्टिनेज ने उस ट्वीट को कोट करके लिखा कि क्या अब समय आ चुका है मेरा वापस आने का। तो ये काइंड ऑफ एक साइन हो सकता है कि वो वापस NXT में जाने वाली हैं। और हमें जबकि ये नहीं पता कि ये उनके बेटे का जो उन्होंने रीज़न दिया और अपना खुद का, क्या ये रीज़न था उनको रेट्रीब्यूशन से बाहर निकालने का, या बेसिकली ये WWE की एक स्ट्रैटेजी है कि उनको NXT में वापस डालना है। तो अगर मर्सिडीज मार्टिनेज जो है वो वापस आती हैं वॉर गेम्स के अंदर तो हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी गाइज। और आज की फाइनल स्टोरी में हम बात करते हैं कि आखिर सेथ रॉलिंस कब जा रहे हैं WWE से, और उसके बाद हमें तब तक क्या देखने को मिलेगा। तो गाइज ऑब्वियसली आपको पता है कि बेकी लिंच इज प्रेग्नेंट और वो बर्थ देने वाली हैं अगले 1-2 हफ्ते में, और सेथ रॉलिंस सर्वाइवर सीरीज के बाद प्रॉब्ली हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और यही रीजन था कि आखिर क्यों उनकी रे मिस्टीरियो के साथ स्टोरी लाइन जल्दी खत्म कर दी गई। लेकिन ये माना जा रहा है कि रॉलिंस के जाने के बाद भी मर्फी और मिस्टीरियो की स्टोरी लाइन कंटिन्यू रहेगी, और प्लान्स ये हैं कि शायद अलिया और मर्फी की हमें वेडिंग देखने को मिल सकती है, और उस वेडिंग के अंदर जो है मर्फी हील टर्न कर लेंगे एक बार फिर से और मिस्टीरियो फैमिली के अगेंस्ट हो जाएंगे। अब क्या उनके साथ अलिया भी ऐसा करेंगी इस बात का कोई आइडिया नहीं है गाइज, लेकिन ये रूमर्स आ रहे हैं हमें wrestlingnews.co की तरफ से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर ऐसा देखने को मिलता है। और सेथ रॉलिंस के रिटर्न की मैं बात करूं तो माना जा रहा है कि न्यू ईयर यानी कि Jan 1 तक वापस आ सकते हैं, लेकिन वो डेट जो है बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है। तो गाइस ये थी आज की सारी स्टोरीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें और सारी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।